हेलो एवरीवन, आई एम विवेक राणा, को फाउंडर ऑफ नेक्सस क्लासेस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी तक बेटा हम अपने लेक्चर्स में आइसोमेराइज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेराइज्म पूरा पढ़ चुके हैं और उसके साथ साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमेराइज्म में मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को सिस और ट्रांस आइसोमेराइज्म पढ़ा दिया है। आई होप आपको उनमें कोई डाउट नहीं होगा और अगर है तो आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उनका रिप्लाई किया जाए। ठीक है बच्चों, तो आज हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेराइज्म में, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में अपनी में बोला था कि बेटा इसमें हमारे दो तरह के और होते हैं, एक ई जेड और दूसरा एक सिन और एन टी। सही है, सिस ट्रांस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ई जेड और सिन एन टी हम आज के लेक्चर में खत्म कर लेंगे। ठीक है जी, आई होप आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमराइज्म में कोई दिक्कत नहीं होगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या थे बेटा हमारे, जिनमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हुआ करती थी। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मे बी बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड, मे बी बिकॉज ऑफ सम साइक्लिक स्ट्रक्चर, और भी काफ़ी सिस्टम्स हो सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मेन फंडा आता था। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारा सेकेंड टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमराइज्म है, दैट इज ई जेड आइसोमराइज्म, ई जेड ज्योमेट्रिकल आइसोमराइज्म। हमें याद है कि हमने जो अपना सिस ट्रांस पढ़ा था उसमें हमने एक चीज देखी थी कि जैसे कि एग्जांपल लेते हुए कि जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह से है। ठीक है जी, ए बी सी डी। ज्योमेट्रिकल आइसोमराइज्म के लिए एक कंडीशन तो साफ थी कि ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू बी एंड सी शुड नॉट बी इक्वल्स टू डी। ये कंडीशन तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है सबको कि भाई ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, सी डी के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये इक्वल हो गए तो इनमें जीआई होगा ही नहीं, ज्योमेट्रिकल आइसोमराइज्म होगा ही नहीं। अब इन केस ऑफ सिस ट्रांस जो था, इन केस ऑफ सिस ट्रांस बेटा ए बी सी डी में ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू बी, सी शुड नॉट बी इक्वल्स टू डी, वो तो जीआई की कंडीशन है। लेकिन कोई भी ए बी सी डी में से मतलब कोई भी एक ग्रुप कॉमन होना जरूरी था। मतलब कि ए सी या डी के बराबर हो सकता था, बी सी या डी के बराबर हो सकता था, सी ए या बी के, डी ए या बी के बराबर हो सकता था। एक कॉमन होना जरूरी था, एटलीस्ट एक। और मैक्सिमम कितने कॉमन हो सकते हैं? 2। 3 हो गए तो फिर तो ये कंडीशन गड़बड़ हो जाएगी। तो सीधा सा फंडा था, इस तरह से हमने सिस ट्रांस पढ़ा था। आज का जो हमारा ई जेड वाला है, इसमें क्या था? एटलीस्ट वन ग्रुप कॉमन है ना, एटलीस्ट वन ग्रुप should be common, should be common। आज जो है जो हमारा EZ है, EZ, इसकी कंडीशन सिर्फ इतना डिफरेंस है सिस और ट्रांस में, इसमें जो है कि एक भी ग्रुप, नन ऑफ द ग्रुप, मतलब A should not be equals to B, should not be equals to C, should not be equals to D। मतलब चारों में से एक भी ग्रुप कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई कंपाउंड है, जीआई शो करता है जिसमें A इज नॉट इक्वल्स टू बी, नॉट इक्वल्स टू सी, मतलब चारों डिफरेंट हैं, तो फिर उसे हम सिस ट्रांस की कैटेगरी में ना डाल के EZ की कैटेगरी में डालेंगे। सही है बच्चों, तो दैट इज EZ। अब बात ही आती है कि सर E कब होगा, Z कब होगा, ये सब सही है बेटा। E कब होगा, Z कब होगा, पहले तो ये कंडीशन को लिखिए एक बार, जल्दी लिखिए। ठीक है जी, लिख लिया? हाँ जी, अब इसमें पहले बात करते हैं ई और जेड में कैसे होगा। ई कब होगा, जेड कब होगा। ठीक है जी, ई कब होगा, जेड कब होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, हाइड्रोजन CH3, चारों डिफरेंट, तो इसका मतलब सिस ट्रांस की कैटेगरी नहीं है, सिस ट्रांस नहीं है, ई जेड है। अब इसमें ई है कि जेड है, इसके लिए बेटा, इसके लिए ई है कि जेड है, इनके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, जो सेट ऑफ रूल्स CIP सिस्टम के अकॉर्डिंग है, CIP सिस्टम। ठीक है जी, CIP सिस्टम। ये साइंटिस्ट थे कान, इनगोल्ड एंड प्रोलोंग, ये जो 3 लोग थे, इन्होंने बेसिकली कुछ मतलब सेट ऑफ रूल्स बताए हुए हैं कि भाई इन सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से आप जाएंगे तो हम इन्हें ई या जेड बताएंगे। अब उसमें जो सेट ऑफ रूल्स हैं वो क्या बताते हैं, इन रूल्स के अकॉर्डिंग तुम ये जो चारों के चारों ग्रुप जुड़े हुए हैं ना, ABCD जो जुड़े हुए हैं, इनको प्रायोरिटीज दोगे। तो सबसे पहला जो रूल है वो यही है, असाइन प्रायोरिटीज, खत्म।
ये और यहीं पे चीज खत्म हो जाती है। असाइन प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज देनी है, प्रायोरिटीज देनी है। अभी रूल्स बताता हूँ कि किस हिसाब से प्रायोरिटी देनी है, बट एक चीज समझिए कि मान लीजिए ऐसा हो गया, प्रायोरिटी दी गई ए बी सी और डी को, ठीक है, प्रायोरिटी दी जाएगी इन दोनों में, किसको 1 किसको 2, जस्ट इन केस प्रायोरिटी के हिसाब से ये 1 है ये 2 है, सही है, इधर प्रायोरिटी के हिसाब से ये 1 है ये 2 है। तो ध्यान से सुनिएगा, सेम प्रायोरिटी वाले मतलब 1 1 2 2 एक साइड आ गए, मतलब अगर एक साइड आ गए, जैसे उसमें क्या बोलते थे हम सिस, उसमें क्या बोलते थे सिस, तो सेम साइड वालों को मतलब सेम प्रायोरिटी वाले अगर सेम साइड हैं तो उन्हें बोला जाता है जेड। जेड का मतलब जेड जो आया है वो बेसिकली जूसामेन से आया वर्ड, ठीक है जी, जूसामेन से, सही है। सेम साइड पे हैं 1 प्रायोरिटी वाले तो जेड। अगर अगर ए बी सी डी ये 1 ये 2 ये 1 ये 2 मतलब ट्रांस वाला केस हो गया, 2 2 प्रायोरिटी अपोजिट 1 1 प्रायोरिटी अपोजिट, तो इसे बोलते हैं ई, एंटीजन। सीधा सा फंडा है, सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड जेड, सेम प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड तो ई, सही है। सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए चारों ग्रुप डिफरेंट हैं तो ई जेड कैटेगरी में जाएगा अगर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, जीआई शो होता है। दूसरी चीज, इनमें हम जब प्रायोरिटीज देते हैं उन प्रायोरिटीज में अगर सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड आ जाते हैं, मतलब कि एक ही साइड की तरफ आ जाते हैं, जैसे 1 के अपोजिट 1 2 के साइड में 2, मतलब सही ना, सॉरी अपोजिट कह दिया है, 1 की साइड में 1 2 की साइड में 2, तो Z सेम साइड Z अपोजिट साइड E, सही है, जूसामैन एंड एंटीजन, सही है, E एंड Z एक तरीके से, ठीक है बेटा। अब इसमें हम बात करते हैं कि किस हिसाब से प्रायोरिटीज दी जाती हैं, तो इनके रूल्स है सीधा सीधा प्रायोरिटी देने के। सबसे पहली बात, प्रायोरिटी का जो बेसिस है, प्रायोरिटी का जो बेसिस है उसमें फर्स्ट रूल कहता है प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम अटैच टू इट। जो भी अटैच था उसको प्रायोरिटी दे दीजिए अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल जो हमारा एग्जांपल ही था, ऐसे मान लीजिए क्लोरीन है, ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है और CH3 है, ठीक है। क्लोरीन और ब्रोमीन में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है? ब्रोमीन का, 1 प्रायोरिटी 2 प्रायोरिटी, खत्म। हाइड्रोजन और यहाँ पे इस कार्बन के साथ कौन अटैच है? कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है 1 2, 1 1 सेम साइड मतलब कि Z, खत्म। इतना बेसिक है। सबसे पहले प्रायोरिटी किसके बेसिस पे देंगे? एटॉमिक नंबर जो डायरेक्टली अटैच है, किसके? जो रेस्ट्रिक्ट नहीं हो सकते, सॉरी जो रेस्ट्रिक्टेड, जिनमें रोटेशन नहीं हो सकती, उन वाले कार्बन एटम्स के साथ। सही है बेटा, सही है। तो कार्बन कार्बन, वैसे तो कार्बन जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेराइज्म इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, ये बेसिकली एटम्स की प्रॉपर्टी है। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, चार इस तरीके से ग्रुप्स अटैच्ड हो, चारों के चारों डिफरेंट है तो EZ, अगर दो कोई भी सेम है तो सिस ट्रांस, ठीक है जी। प्रायोरिटी सबसे पहले एटॉमिक नंबर। अब सेकंड चीज, अगर भाई साहब एटॉमिक नंबर सेम हो गया है ना, आइसोटॉप्स वाला कंसेप्ट बन सकता है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे ड्यूटेरियम हो गया, दोनों का एटॉमिक नंबर तो सेम है, अब है तो अलग अलग, फिर क्या? तो सेकंड रूल है, पहला है प्रायोरिटी ऑन द बेसिस का बेसिस एटॉमिक नंबर दीजिए। लेकिन अगर ऐसा कोई केस आ गया कि जहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है, देन यू विल गिव द प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास। फिर आप एटॉमिक मास ऑफ एटम अटैच टू इट, ठीक है जी, सेम सब कुछ है, एटॉमिक मास के बेसिस पे देंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ब्रोमीन, आयोडीन, सही है। अब इन दोनों में तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे दे दोगे 1 2, इन दोनों में हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एटॉमिक नंबर सेम है, अब किसके बेसिस पे देंगे? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसका ज़्यादा है हमें पता है? ड्यूटेरियम का। 1 1 सेम साइड, फिर से Z, सही है बेटा। तो इतना बेसिक है, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास चेक कर लो। थर्ड, क्योंकि देखिए वैसे तो जनरली एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास के बेसिस पे आंसर आ जाता है, बट फिर भी मान लीजिए ऐसा हो जाए कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों सेम हो गए, उसमें भी फंस गए, उसमें भी इनका टाई हो गया, ठीक है जी। तो फिर क्या है, प्रायोरिटी जो है, प्रायोरिटी देंगे हम जो नेक्स्ट एटम्स अटैच्ड है। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन कार्बन, CH3 CH2F, मतलब 2 हाइड्रोजन ही है, एक फ्लोरीन जुड़ गई,
CHF2, है ना, अलग अलग लगाने हैं ना एक तरीके से, CHFCl। अब देखिए, जो डायरेक्टली अटैच है इस कार्बन के साथ, कार्बन है, इसके साथ भी कार्बन है, इसके साथ भी कार्बन है, इसके साथ भी कार्बन है, तो एटॉमिक नंबर फेल, एटॉमिक मास फेल, क्योंकि कार्बन 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 कार्बन। तो अब अगर ये सब चीजें सेम हो जाए, एटॉमिक नंबर भी एटॉमिक मास भी, तो फिर हम उस कार्बन के पीछे जो एटम्स अटैच्ड हैं उनकी चीजें चेक करेंगे, मतलब उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। जैसे इसके साथ तीनों के तीनों हाइड्रोजन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है और 1 फ्लोरीन है, तो हाइड्रोजन 1 फ्लोरीन, इसके साथ क्या क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्लोरीन, इसके साथ क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन है और इसमें 1 फ्लोरीन है, तो इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2, सही है। इसके साथ 1 हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन, इसके साथ 1 हाइड्रोजन 1 फ्लोरीन 1 क्लोरीन, दो चीजें तो सेम है, हाइड्रोजन फ्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोरीन, 1 क्लोरीन है यहाँ पे और यहाँ पे 1 फ्लोरीन है, तो ऑब्वियस सी बात है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, 1 2, फिर से सेम आ गया, 1 1 सेम, मतलब कि ज़ूसामैन Z, सही है बेटा। अब एक चीज आ जाती है, कई बार बच्चा ऐसे पूछ लेता है, सर अगर ऐसा हो गया कार्बन कार्बन CHF2 CH2Cl CHClF CF2Cl, सर यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है 2 फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है सर, यहाँ पे सर 2 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है, तो बेटा याद रखना जो भी अटैच्ड है उनमें जो भी एक का भी अगर ज्यादा हुआ ना, एक का भी ज्यादा हुआ तो इसको प्रायोरिटी देंगे, ये नहीं कहोगे कि इसमें 2 फ्लोरीन है, एक भी ज्यादा हुआ तो उसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, इसको 2 नंबर। यहाँ पे 2 फ्लोरीन 1 क्लोरीन, यहाँ पे 1 क्लोरीन क्लोरीन सेम, फ्लोरीन 1 फ्लोरीन 1 हाइड्रोजन 1 फ्लोरीन, तो इसको प्रायोरिटी, फिर से Z। यार ये तो सारे के सारे Z ही बनते जा रहे हैं, कोई बात नहीं, ई भी बना देते हैं, क्या हो जाता है, इसे उल्टा कर दो तो ई बन जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सही है। सबसे पहले प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर टाई, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास भी टाई, तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट एटम्स अटैच टू इट है उस पे जा सकते हैं, सही है। मैं कहता हूं और उसने कंफ्यूज कर दिया, एक तरह के और इसमें चीजें पूछ सकता है वो, कई बार वो क्या करता है बेटा, यहां पे ना ऐसे दे देगा, जैसे साइनाइड दे दिया, क्लोरीन दे दिया, CH3 दे दिया, और यहाँ पे या फिर यहाँ पे CH3 की जगह पे उसने क्या किया, यहाँ पे ऐसे दे दिया CH2NH2, सही है ना, मतलब इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन अटैच्ड है, और यहाँ पे उसने दे दिया NC। या एक काम करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं NC और यहाँ पे ले लेते हैं साइनाइड, सही है बेटा, साइनाइड, साइनाइड कार्बन नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, इस तरीके से, मतलब इस वाले कार्बन के साथ कार्बन अटैच्ड है और इस वाले के साथ नाइट्रोजन। अब देखिए इसके अगर इन्हों को प्रायोरिटी देनी है तो सीधी सी बात है, ये नाइट्रोजन है और ये क्लोरीन है, डायरेक्ट अटैच्ड, खत्म बात, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। अब इधर आते हैं, इधर इस कार्बन पे एक कार्बन है, इस कार्बन पे एक कार्बन है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन अटैच्ड है, सही है। इसके साथ इस कार्बन के साथ तो भाई 1 ही नाइट्रोजन अटैच्ड है, इसका मतलब तो अब तो फिर उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो बेटा सीधा सा फंडा ये है कि अगर C ट्रिपल बॉन्ड N यहाँ पे साइनाइड है तो तीनों बार नाइट्रोजन अटैच्ड है। अगर मान लीजिए कहीं पे डबल बॉन्ड आता है, जैसे C डबल बॉन्ड OH है ना, या फिर C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइडिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कुछ भी ऐसा आता है तो जितनी बार डबल बॉन्ड है उतनी बार उसी एटम से अटैच करेंगे। मतलब यहाँ पे अगर ये साइनाइड है तो मतलब ये कार्बन तीनों बार नाइट्रोजन से अटैच्ड है, 3 बार नाइट्रोजन, 2 बार हाइड्रोजन, 1 बार नाइट्रोजन, तो ऑब्वियसली इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है और इसकी कम, फिर से Z, सही है बेटा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड ग्रुप, C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोनिक ग्रुप, C डबल बॉन्ड O OH, क्योंकि चारों अलग करने हैं ना, वरना तो सिस ट्रांस में भी जा सकता था, और फिर CH3। तो देखो
इसमें इस कार्बन के साथ 2 बार ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच्ड है और 1 बार ऑक्सीजन यहाँ पे, तीनों ऑक्सीजन, यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन, तो ऑब्वियसली इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी 2, इसकी 2 बार ऑक्सीजन और 1 बार H, 2 बार ऑक्सीजन क्योंकि डबल बॉन्ड है और 1 बार H, इसमें 2 बार ऑक्सीजन और 1 में कार्बन, 2 बार ऑक्सीजन और 1 बार कार्बन, इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी 2, 1 1 अपोजिट। चलो फाइनली E एंटीजन। तो ये है तरीका हमारे E और Z को बताने का, ये है तरीका हमारे किसको बेटा, E और Z को बताने का। ठीक है जी। और एक लास्ट और है, एक लास्ट और है, अगर इन केस कहीं पे ऐसे आ जाता है, पांच, चारों के चारों ग्रुप अलग है, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोहेक्साइल, सही है। तो इनमें किसको क्या प्रायोरिटी दे, तो बेटा सीधा याद रखना, प्रायोरिटी जो होगी इसमें, जितनी स्मॉलर रिंग होगी उसकी हायर प्रायोरिटी होगी। प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉलर साइज ऑफ रिंग। जितनी छोटी होगी, अब जनरली क्या करते हैं बच्चे, सोचेंगे कि सर जितनी बड़ी रिंग होनी चाहिए उतनी ज़्यादा प्रायोरिटी, तो उसका एटॉमिक मास ज़्यादा है। सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे ट्रिक थोड़ी सी चेंज हो जाती है। यहाँ पे देखिए, एटॉमिक नंबर पहले चेक किया गया कार्बन, एटॉमिक मास चेक किया गया कार्बन, तो वो तो सेम हो गई। अब उसके बाद क्या करते थे हम, उसके पीछे अटैच्ड एटम्स चेक करते थे। तो बेटा एक चीज़ देखो, इस कार्बन के साथ 2 कार्बन, सही है, और 1 हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसके साथ भी 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन अटैच्ड है, इसके साथ भी, इसके साथ भी। अब उसके बाद इस कार्बन को चेक करोगे, 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन, इसको चेक करोगे, 2 कार्बन 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, इसके बाद इसको चेक करोगे, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, सही है, इसको चेक करोगे, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। लेकिन अब इसके बाद जब इस पे वापस से आओगे, मतलब छोटी रिंग वाले पे वापस से आओगे, तो 3 तरफ से कार्बन अटैच होगा और 1 हाइड्रोजन होगा, और जबकि बड़ी वाली पे जाओगे तो 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन। तो मतलब जितनी छोटी रिंग होगी ना, उस पे जल्दी से वापस यही कार्बन आ जाएगा, और इस कार्बन पे अगर देखोगे तो 3 कार्बन अटैच्ड हैं, इसलिए स्मॉलर रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे 1 ये 2 ये, यहाँ पे 1 ये 2 ये, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जितनी छोटी रिंग उतनी उसकी ज्यादा प्रायोरिटी। तो यहाँ 1 2 1 1 सेम साइड, Z 2 2 सेम साइड, तो मतलब Z, दैट इज कंप्लीट। मतलब अब इससे बाहर EZ का सवाल नहीं बन सकता। सही है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर, फिर एटॉमिक मास, दोनों सेम हो गए। उसके बाद उसके पीछे जो एटम्स अटैच्ड हैं उनको चेक कीजिए, वो भी सेम हो गए। अगर वो भी सेम हो गए तो उसके बाद ये हो सकता है कि आप वो देखिए कि अगर कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो जितनी बार डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है उतनी बार सेम एटम को हम मान के चलेंगे। इस तरह क्वेश्चन हो गए। और एक सबसे लास्ट, रिंग, जितनी छोटी रिंग उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड Z, अपोजिट साइड E। दैट इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ EZ ज्योमेट्रिकल आइसोमेराइज्म। सही है बेटा। आई होप आपको EZ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने किस पे, सिन और एंटी पे। किस पे, सिन और एंटी पे। ऑल्दो एक बात बताता हूँ, ये सिन और एंटी बहुत रेयर है कि कहीं पे पूछा जाए, बट फिर भी 2 मिनट का काम है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, इसे देख लेते हैं। सिन और एंटी भी एक तरीके का ज्योमेट्रिकल आइसोमेराइज्म है, जो कि स्पेसिफिकली सिर्फ ऑक्साइम्स के लिए है। जो कि किसके लिए, हमारे ऑक्साइम्स के लिए। ऑक्साइम्स क्या होते हैं, ऑक्साइम्स क्या होते हैं कि अगर एल्डिहाइड, इसे R1 R2 ले लेते हैं ऐसी, एल्डिहाइड या कीटोन, देखो अगर दोनों की दोनों तरफ R है तो कीटोन, अगर एक तरफ R है और एक तरफ हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन हमारे हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन इज दिस, सही है, दिस इज हाइड्रोक्सिल अमाइन। इनके साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो यहां से पानी बाहर निकल जाता है और हमारे बनते हैं नाइट्रोजन, है ना, के साथ एक OH और एक इसके पास लोन पेयर होता है, और इसके साथ क्या जुड़ेगा, कार्बन, है ना, कार्बन विथ डबल बॉन्ड। सही है बेटा। और यहाँ पे R1 और यहाँ पे R2 या फिर हाइड्रोजन, मतलब R1 मतलब एक तरफ एल्डिहाइड है
तो R1 और H, C डबल बॉन्ड ON OH, दिस कंपाउंड इज ऑक्साइम। जहां पे ऑक्साइम दो तरह के हो सकते हैं, एल्डिहाइड से बनने वाले ऑक्साइम, एल्डिहाइड वाले ऑक्साइम नोन एज एल्डोक्साइम्स, कीटोन से बनने वाले कीटोक्साइम। सही है, मतलब एल्डोक्साइम क्या होंगे, RCH डबल बॉन्ड NOH और ये लोन पेयर। सही है बेटा। और कीटोक्साइम क्या होंगे, यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी कार्बन चेन, यहाँ पे भी कार्बन चेन, कार्बन डबल बॉन्ड N, ये। सही है, तो दिस इज नोन एज ऑक्साइम्स। तो ऑक्साइम्स वाले जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर था, क्यों ज्योमेट्रिकल आइसोमर था, डबल बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो गई। तो असलियत में इस पे तो ये दोनों अलग अलग है, A इज नॉट इक्वल्स टू B, या फिर देखिए एक चीज बताता हूँ, A इक्वल्स टू B नहीं हो सकता, फिर तो गड़बड़ है, फिर तो हमारा GI है ही नहीं। अगर ये दोनों RR अलग अलग हैं, मतलब ये चेन्स अलग अलग हैं, तो कीटोक्साइम से ये कार्बन की चेन है, ये हाइड्रोजन है, एल्डोक्साइम। यहाँ पे ये दोनों डिफरेंट है, लोन पेयर एंड OH। इस कंपाउंड को हम ऑक्साइम बोलते हैं। अब इनमें इनको देखिए सिस ट्रांस में नहीं डाल सकते थे, क्यों, ध्यान से सुनिएगा, क्यों, क्योंकि ये इनसे कॉमन हो ही नहीं सकता था, सिस ट्रांस की बात ही नहीं थी। इन्हें EZ में डाला जा सकता था, ऐसी बात नहीं है EZ में, लेकिन फिर प्रायोरिटी देना इन्हों को उसमें दिक्कत थी, तो उन्होंने क्या कहा, एक अलग ही बना दिया, सिन और एंटी। और सिन और एंटी बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इनमें। क्या है ये सिन और एंटी का, तो सिन और एंटी का बेटा ध्यान रखना, सिन और एंटी फॉर एल्डोक्साइम्स, एल्डोक्साइम्स, एल्डोक्साइम्स के लिए सिन एंटी बहुत ही बेसिक है। एल्डोक्साइम क्या है, जैसे CH3C है ना, एल्डोक्साइम में तो यहाँ H ले लेंगे, N लोन पेयर और OH। तो ध्यान से सुनना, अगर H और OH सेम साइड है, सेम साइड है, तो इसे बोलेंगे हम सिन एल्डोक्साइम, सिंपल। अगर यार OH लोन पेयर, H कार्बन की चेन, H और OH अपोजिट साइड है, तो ये हो जाएगा हमारा एंटी एल्डोक्साइम, सिन एल्डोक्साइम, एंटी एल्डोक्साइम, सिंपल। हाइड्रोजन OH एक साइड, सिन अपोजिट एंटी। सही है, आसान है। एल्डोक्साइम इतना ही, इससे ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं, फालतू में कंफ्यूज करना या टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं, और कुछ हो ही नहीं सकता। कीटोक्साइम के लिए, कीटोक्साइम के लिए, अब कीटोक्साइम में क्या है बेटा, ध्यान सुनिएगा। अब वहां पे अंतर क्या आ गया कि कार्बन की एक चेन है, कार्बन की दूसरी चेन है। अब यहाँ पे इसके लिए हम एल्डोक्साइम वाला फंडा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें H मिसिंग था, उसमें तो हमने H के अकॉर्डिंग रूल बना दिया सिन और एंटी का। इनमें क्या किया गया, इनमें क्या कहा गया कि भाई कीटोक्साइम को हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, सिंपल है, कीटोक्साइम को हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। एल्डोक्साइम वाला फंडा नहीं करेंगे कि HOH एक साइड तो सिन, अपोजिट तो एंटी। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि इसका नाम हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, दोनों तरीके से, मतलब एक ही कंपाउंड को, कीटोक्साइम को हम सिन भी बोल सकते हैं, एंटी भी बोल सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है, क्या क्या, बहुत बेसिक सा फंडा है, ध्यान सुनिएगा। जैसे मान लीजिए CH3 है और मान लो ये C2H5 है ना, ये मिथाइल ग्रुप लगा दिया, इथाइल ग्रुप लगा दिया। तो ध्यान सुनना, एक ही कंपाउंड का हम सिन के हिसाब से भी नाम लिख सकते हैं, एंटी के से भी। अगर हमें सिन लिखना है, सिन के हिसाब से नाम लिखना है, तो हमें OH की सेम साइड पे जो नाम है उसके हिसाब से करना है। सिन, कौन सा ग्रुप लगा हुआ, इथाइल, सिन इथाइल। अब दूसरा जो बचा है मिथाइल, सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम, मतलब कि OH की सेम साइड पे जो है उसका नाम लिखिए सिन इथाइल मिथाइल कीटोक्साइम। अब इसी का ही एंटी के हिसाब से लिखना हो तो, एंटी के हिसाब से लिखना हो तो एंटी कौन है इसके, मिथाइल, तो एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्साइम। तो भाई साहब इतना बेसिक है सिन और एंटी कि अगर एल्डोक्साइम्स हैं तो HOH एक साइड, सिन अपोजिट एंटी। इन केस ऑफ कीटो दोनों तरीके से नाम लिख सकते हो, सिन भी और एंटी भी। OH के जो सेम साइड होगा तो सिन उसका नाम, फिर दूसरे का नाम मिथाइल एंड देन कीटोक्साइम। एंटी के हिसाब से लिखना है तो जो इसके अपोजिट है, एंटी मिथाइल इथाइल कीटोक्साइम,
खत्म। दैट इज द कंप्लीट डिस्कशन ऑफ आर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिन, एंटी, ई, जेड, सिस, ट्रांस। एंड आई होप आपको ये सब बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट कीजिए, पूछिए, कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई आएगा और जल्दी से जल्दी आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और बेटा अगर आप लोगों को हमारे ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अच्छे लगते हैं कि हाँ भाई हमें समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। यही हमारी मोटिवेशन है। तो जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना हम भी कोशिश करेंगे कि अपना कंटेंट जल्दी से जल्दी लाएं, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, बाकी तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शुरू करेंगे। मिलते हैं तब तक। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय। एंड अरे गुरुजी रुक जाओ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके बाय।